हेलो दोस्तों। जिस तरह आपको पता है कि हिंदी का महत्व बढ़ते जा रहा है और आने वाले एग्जाम जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश का जो अभी 1 फरवरी को होने वाला है जूनियर असिस्टेंट का, भविष्य में लेखपाल का और भी बहुत सारा एग्जाम होगा जैसे बिहार में आपका, उस सब में आपका हिंदी जरूर आएगा। उसी को हिंदी को लेते हुए आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम सारे हिंदी के सेगमेंट को, थ्योरी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आज शुरू कर रहे हैं वर्णमाला को। तो चलिए शुरू करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला, वर्णमाला को हम तोड़ सकते हैं वर्ण प्लस माला के रूप में। वर्णमाला कैसे टूटेगा? वर्ण प्लस माला के रूप में होगा। इसकी परिभाषा क्या है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम। परिभाषा क्या है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम, वर्णों का व्यवस्थित समूह या वर्णों का समूह को कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। आइए, वर्णों, वर्ण क्या है? इसे लिपि में चिन्ह भी कहते हैं। वर्ण क्या होता है? इसे लिपि में चिन्ह भी कहते हैं, इसे लिपि चिन्ह भी कहते हैं। वर्ण क्या होता है? इसे लिपि चिन्ह भी कहते हैं। यह भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? तो यह भाषा में, भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई है। भाषा की इकाई को आरोही क्रम में बढ़ते हुए अगर देखा जाए तो भाषा की, ये क्या है? भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई कौन सा है? तो वर्ण है। लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई कौन सा है? तो वो वर्ण है। पर भाषा की इकाई का आरोही क्रम देखा जाए बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटे ध्वनि या वर्ण होते हैं। वर्ण से अक्षर बना, अक्षर से शब्द बना, शब्द से पद बना, पद से पदबंध बनेगा, पदबंध से उपवाक्य और लास्ट में वाक्य बनेगा। लास्ट में क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। आइए, ध्वनि या वर्ण क्या होता है? ध्वनि या वर्ण क्या होता है? भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई किसे कहेंगे? अगर ध्वनि कोई बोलेगा तो ध्वनि क्या है? तो भाषा की मौखिक रूप से लिखी सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि क्या है? तो भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई को हम लोग ध्वनि कहते हैं। और वर्ण क्या हो गया? लिखित रूप में, लिपिक रूप में सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अक्षर, अक्षर क्या है? भाषा की अविनाशी इकाई को अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा की जो अविनाशी इकाई है उसे अक्षर कहते हैं। भाषा की जो अविनाशी इकाई है उसे अक्षर कहते हैं। शब्द क्या है? शब्द भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। शब्द क्या होता है? भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। भाषा की लघुत्तम और सार्थक इकाई को हम लोग शब्द कहते हैं। वाक्य क्या होता है? भाषा की सबसे बड़ी और सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। वाक्य क्या है? वाक्य क्या होता है? वाक्य तो भाषा की सबसे बड़ी और सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। पूछेगा भाषा की सबसे बड़ी और सार्थक इकाई क्या है? तो वो वाक्य है। भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। और लिखित रूप में वर्ण होता है। ध्वनि का आश्विक रूप जो खंडित हो उसे वर्ण कहते हैं। क्या लिखा? ध्वनि का वह आश्विक रूप जो अखंडित हो, जो अखंडित हो उसे वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अब वर्ण कहते हैं। वर्ण के प्रकार, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, या तो स्वर होते हैं या तो व्यंजन होते हैं। वर्ण के प्रकार क्या है? या तो वे स्वर होंगे या तो वे व्यंजन होंगे। व्याकरण का प्रथम तत्व, व्याकरण का प्रथम तत्व वर्ण होता है। क्या बोले? वर्ण के क्या प्रकार होंगे? या तो वे स्वर होंगे या तो वे व्यंजन होंगे। और व्याकरण का प्रथम तत्व वर्ण होता है। अब आइए, व्याकरण के तत्व देखा जाए तो पूर्ण विचार, शब्द पद का विचार और वाक्य विचार। व्याकरण तत्व को देखा जाए तो क्या होता है? या तो वर्ण विचार होता है, या तो शब्द पद विचार होता है, या तो वाक्य विचार होता है। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या में अगर देखा जाए तो हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है? तो वो 52 है। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है? तो वो 52 है। इसे हम लोग कुछ इस तरह तोड़ सकते हैं। 52 को देखो, अगर कोई पूछेगा हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो ये 52 है। इसे तोड़ा जाए तो स्वर 11 है, व्यंजन 33 है, आरोग्रह 2 है, अ और अंगा। आरोग्रह कितना है? तो 2 है, अ और अंगा। संयुक्ताक्षर कितने हैं? तो 4 है, क्षर, त्र, ज्ञ और ज्ञ। संयुक्ताक्षर कितने हैं? तो 4 को संयुक्ताक्षर मिलेगा, त्र, ज्ञ, त्र, ज्ञ और श्र में श्रमिक वाला, सॉरी, श्रम वाला क्षर। उत्पत्ति द्विगुण या तरत व्यंजन के रूप में द है, ड और ढ के रूप में। ठीक है। हिंदी वर्णमाला के मूल वर्णों में, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है?
तो 44 है। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो 44 है। 11 प्लस 33, 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। पूछेगा हिंदी वर्णमाला की मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44। और टोटल वर्ण बोलेगा तो अगर बोले हिंदी वर्णमाला वर्णों की संख्या 52 है, पर हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है, 11 स्वर और 33 व्यंजन है। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? अब बोलेगा उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो 45 है। 33 10 11 गो आपका स्वर, 10 गो स्वर व्यंजन हो गया। देखिए उच्चारण के आधार पर यहाँ बात हो रहा है। उच्चारण के आधार पर उच्चारण में जो ऋषि वाला री होता है ना, वो यूज नहीं होता है, इसीलिए स्वरों की संख्या 10 हो गई। ये बोला था डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। जो हम बोल रहे हैं कि ऋषि वाला जो री है वो नहीं यूज होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार ये हम कह रहे हैं। क्या? तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 10। व्यंजन कितना हो गया? 33 और 2 गो हो गया आरोग्यवा, तो टोटल हो गया 45 वर्ण। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्ण वालों की संख्या कितनी हो गई? तो 45 हो गई। अब आता है परंपरागत आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी थी? 49। परंपरागत आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 49 है। स्वर 13 है, 11 गो स्वर, 2 गो आरोग्यवा। परंपरागत रूप में 13 गो है। परंपरागत रूप में हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना होता है? 49। इसमें स्वर 13 गो है। 13 कैसे है? तो 11 गो स्वर और 2 गो आरोग्यवा को जोड़ दिए। ये किशोरी दास वाजपेयी स्वर में से अलग किया था, ठीक है। तो 13 गो स्वर, 3 गो व्यंजन और 3 गो संयुक्ताक्षर मिला के 49 गो टोटल हो गया। पूछेगा परंपरागत आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो 49 है, जिसमें स्वर 13 होते हैं, जिसमें 11 गो मूल स्वर और 2 गो आरोग्यवा स्वर किशोरी दास वाजपेयी स्वर से अलग किया था। 13 गो हो गया स्वर, 33 गो आपका व्यंजन है और 3 गो संयुक्ताक्षर भी इसमें जुड़ जाता है। टोटल 49 हो जाता है परंपरागत आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। अब आइए स्वरों को पढ़ते हैं। स्वर की परिभाषा क्या है? कोई आपसे पूछेगा स्वर की परिभाषा क्या है? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर वर्ण हो गए। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर वर्ण होते हैं। वे वर्ण जो निबाध रूप से बोले जाते हैं वो भी स्वर होंगे। वे वर्ण जो बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं, ये भी सही है। वे वर्ण जो अन्य वर्णों से सहायता के बिना बोले जाते हैं, वे भी, से किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियों को स्वर कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियां हैं उन्हें ही स्वर कहते हैं। जैसे स्वर में क्या क्या आता है? आ, ई, ऊ, री, ए, ओ। टोटल 11 स्वर होते हैं। टोटल कितने स्वर हो गए? 11 स्वर हो गए। जैसे आ, पहला का कोई मात्रा नहीं होता है, पर दूसरा का मात्रा आ, इधर का बड़ी छोटी, ये छोटी बड़ी, बड़ी ऊ, छोटी ऊ, दीर्घई, ए, ओ, आ। टोटल 11 को मात्रा। पूछेगा मात्रा कितना में होता है? तो मात्रा 10 गो में होता है और 11 स्वर होते हैं। अ की मात्रा नहीं होती है, किंतु उच्चारण करते समय एक मात्रा समय लगता है, इसीलिए इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। पूछेगा एक मात्रिक स्वर कौन है? एक मात्रिक स्वर कौन है? तो वो हमारा अ है। एक मात्रिक स्वर कौन है? तो वो हमारा अ है। फिर आता है अ, उदासीन स्वर है। अ क्या है? तो उदासीन स्वर है और सहित स्वर है। अ क्या है? तो उदासीन स्वर या सहित स्वर अ है। अब आइए स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 13 है। हिंदी देखिए स्वरों की संख्या 11 है, पर हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 13 है, क्योंकि 11 गो मूल स्वर और 2 गो आरोग्यवा स्वर होता है। पूछेगा स्वरों की संख्या कितनी? तो 11 गो। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी? कुल लगा देगा तो कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। 11 प्लस 2, 11 स्वर, 2 गो आरोग्यवा होता है। उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड यूपीपी में ये प्रश्न पूछ चुका है और केंद्रीय हिंदी संस्थान के अनुसार है ये। उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या क्या है? तो 10। अब उच्चारण के आधार पर बोलेगा स्वरों की संख्या कितनी है? तो 10 है, क्योंकि उच्चारण में री का प्रयोग नहीं माना जाता, इसी के लिए री का प्रयोग नहीं मानते, इसलिए उच्चारण में 10 ही स्वर आता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी को री का स्वर भी नहीं मानते। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भी री को स्वर नहीं मानते हैं, ऋषि वाला री। परंपरागत आधार पर स्वरों की संख्या। अब बोलेगा परंपरागत आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो 13 है। 11 स्वर और 2 गो आरोग्यवा। आरोग्यवा क्या है? वे वर्ण जो स्वर और व्यंजन के योग से बने हो और बिना अपना अर्थ के। वे वर्ण
जो स्वर और व्यंजन के अर्थों के योग के बिना अपना अर्थ स्वयं वहन करते हो उन्हें आरोग्यवाह कहते हैं। देखिए वे वर्ण जो स्वर और व्यंजन के योग के बिना बिना अपना अर्थ स्वयं वहन करते हो उन्हें आरोग्यवाह कहते हैं। हिंदी हिंदी का पाणिनि किशोरदास वाजपेयी को स्वरों को अलग किया था। किशोरदास वाजपेयी ने किशोर स्वरों से अलग किया था, इसीलिए इसे हिंदी का पाणिनि भी कहते। किशोरदास वाजपेयी को क्या कहते? हिंदी का पाणिनि कहते। पाणिनि एक संस्कृत के बहुत बड़े व्याकरण गाथा थे, उन्हीं का तुलना किशोरीदास वाजपेयी से किया जा रहा है। जैसे अनुस्वार है, अंगा विसर्ग है, ये स्वर की सहायता से लिखे जाते हैं और ये स्वर की सहायता से लिखे जाते हैं। अब आइए वर्णमाला में स्वरों के प्रकार ओष्ठ के आधार पर। अब हम लोग क्या करेंगे, स्वरों के आधार पर हम लोग ओष्ठ के आधार पर पढ़ेंगे। जैसे अंतर्मुखी स्वर दो प्रकार के होते हैं, अवतुल स्वर और अर्धवर्तुल स्वर। यहाँ देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अब पढ़ रहे हैं ओष्ठ के आधार पर। स्वरों को भी तोड़ रहे हैं। पहले कैसे तोड़ रहे हैं? ओष्ठ के आधार पर तोड़ रहे हैं। पहले होता है अवंतामुखी स्वर, अवृतमुखी स्वर, एक होता है वृत्तमुखी स्वर, एक होता है अवृतमुखी स्वर, एक होता है वृत्तमुखी स्वर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अवृतमुखी स्वर को तोड़ रहे हैं। इसको भी दो तोड़े, अवतुलु स्वर और अर्धत्वलु स्वर। अवृतमुखी स्वर को कितना भाग में तोड़े? दो भाग में तोड़े, अतुलु स्वर और अर्धत्वलु स्वर के रूप में तोड़े। कैसे तोड़े? पहले आ जाइए अतुलु स्वर में क्या है? ई ए। अतुलु स्वर कैसे तोड़ा? ई ए के रूप में। अर्धतुलु स्वर कैसे टूटा? आ। यह अर्धतुलु स्वर में टूटा। आ और आ। अवतुलु स्वर में कैसे टूटा? ई ए। यह अवतुलु स्वर में टूटा। अब आ जाइए गोलाकार हो जाएगा वृत्तमुखी स्वर या वर्तुल स्वर। जैसे ओ, ये क्या हो गया? वृत्तुल स्वर हो गया। अब आइए जीवा के आधार पर। किसके आधार पर? जीवा के आधार पर अग्रस्वर। जीवा के आधार पर अग्रस्वर देखा जाए तो जीवा के आधार पर अग्रस्वर में कौन है? ई ए। ये अग्रस्वर हुए। मध्य स्वर आ हुआ और पश्च स्वर आ ओ, ये पश्च स्वर हुआ। ये हुआ जीवा के आधार पर। अब तीसरा करेंगे हम लोग प्रयत्न के आधार पर। जैसे वृत्त स्वर आ खुला हुआ, अर्धवृत्त स्वर आ ए ओ, ये अर्धवृत्त स्वर हुआ। या सवृत्त स्वर बंद या ढका होता है, ई ऊ, ये सवृत्त स्वर या बंद या ढका स्वर होता है। अर्ध संवृत्त स्वर ए और ओ, ये अर्ध संवृत्त स्वर हुआ। मात्रा समय के उच्चारण के आधार पर अगर देखा जाए तो एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर, प्राथमिक, ह्रस्व या लघु स्वर, ये टोटल 4 होते हैं। एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर, प्राथमिक, ह्रस्व या लघु स्वर, ये क्या है? ये उच्चारण के आधार पर है। इसे 4 होते हैं। जिसे हम लोग देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग मात्रा और उच्चारण के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो जिसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं उन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, इन्हें हम लोग प्राथमिक स्वर भी, ह्रस्व स्वर भी और लघु स्वर भी कहते हैं। ये टोटल 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं ये? आ ई ऊ री। उच्चारण के आरोहण पे स्वर के 3 प्रकार हैं। ह्रस्व स्वर 3 होते हैं, आ ई ऊ, री नहीं आता है। फिर द्विमात्रिक स्वर जिसे संधि स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर या संधि स्वर 7 होते हैं। जैसे स्वजातीय स्वर जिसे दीर्घ स्वर 3 है, आ ई ऊ। विजातीय स्वर जिसे संयुक्त स्वर कहते हैं, ये 4 होते हैं। फिर होता है त्रिमात्रिक स्वर या विलुप्त स्वर, इसमें स्वर और 3 और 5 जुड़ते हैं, जैसे संख्या 9 होती है। जैसे ओम, राउम, साउन और ई मिलके आपका विजातीय स्वर में 4 को देखे थे ना। देखिए यहाँ पे द्विमात्रिक स्वर जो पढ़ रहे थे, संधि स्वर, ये 7 होते हैं। कैसे? देखिए द्विमात्रिक स्वर जिसे हम लोग संधि स्वर भी कहते हैं, ये टोटल 7 है। जैसे पहला होता है सजातीय स्वर जिसे दीर्घ स्वर भी कहते हैं, 3 होते हैं। आ और आ जोड़ के आ बना, ई जोड़ के ई बना, ऊ जोड़ के ई बना, ये क्या हो गया? ये सजातीय स्वर जिसे दीर्घ स्वर कहते हैं। एक होता है विजातीय स्वर जिसे संयुक्त स्वर कहते हैं, ये 4 है। कौन कौन है? आ और ई से ए बना, और ए से ए बना, और उ से अ बना, और अ से औ बना। ठीक है। एक होता है त्रिमात्रिक स्वर जिसे विलुप्त स्वर भी कहते हैं। इसमें स्वर और उ और ओ माने 3 टाइप में जुड़ता है, जैसे कि ओम, राउम, सौम। इसकी संख्या 9 होती है। ठीक है, ये समझ में है ना। मात्रा के आधार पे एक होता है एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और त्रिमात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर 4 होते हैं, आ ई ऊ। द्विमात्रिक स्वर 7 होते हैं, आ ई ऊ ए, आ ई ऊ। ये सजातीय स्वर जिसे दीर्घ स्वर कहते हैं। एक होता है विजातीय स्वर जिसे संयुक्त स्वर कहते हैं, ये 4 है, ए ओ।
फिर आता है आपका विलुप्त, ये हो गया त्रिमात्रिक स्वर में अ उम। अब आइए स्थान के आधार पे, कौन सा आधार पे? स्थान के आधार पे इसको बांटा जाता है। कैसे? कंठ स्वर, तालव्य स्वर, ओष्ठ स्वर, मूर्धन्य स्वर, कंठ तालव्य स्वर और कंठोष्ठ स्वर। ये हो गया स्थान के आधार पर। जैसे तोड़ते हैं, कंठ स्वर में कौन कौन आएगा? आ विसर्ग है। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, ठीक है? आप जाकर आराम से पीडीएफ से भी आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं इसको। कंठ स्वर क्या है? आ विसर्ग हो गया। तालव्य स्वर क्या है? ई तालव्य स्वर क्या है? ई ओष्ठ स्वर क्या है? ओ मूर्धन्य स्वर क्या है? री। फिर आता है कंठ तालव्य स्वर ए और कंठोष्ठ स्वर कौन है? ये हो गया कंठोष्ठ स्वर। आ और ई जुड़ के ए बना, कंठ और तालव्य जुड़ के कंठ तालव्य हो गया। और ई जुड़ के क्या बना? ए, जो कंठ तालव्य हो गया कंठ तालव्य। और ऊ मिलके अ बना, जो कंठ और ओष्ठ मिलके हो गया कंठोष्ठ। और ओ मिलके क्या बन गया? कंठोष्ठ। अब आ जाइए व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनियां को व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख ग, ह तक जाएगा, ये शुद्ध व्यंजन है। पर क में अ जुड़ा तो व्यंजन सार हो गया। ये क्या हो गया? व्यंजन सार हो गया। क में अगर डंटी है ना, मतलब इसमें अ नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये शुद्ध व्यंजन होता है। पर जब क में अ जुड़ जाता है तो क हो गया, तो ये व्यंजनाक्षर हो गया, ठीक है? और इसे, और अगर क शिव है तो ये हलंत युक्त व्यंजन होता है। क्या होता है? हलंत युक्त व्यंजन होता है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या 30 है, सॉरी 33 है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसे हम लोग तीन भाग में तोड़ सकते हैं। पहला होता है स्पर्श, स्पृष्टि, वर्ग या उदित व्यंजन। टोटल 25 होते हैं। जैसे कंठ वर्ग, तालु वर्ग, मूर्धन्य वर्ग, दंत वर्ग, ओष्ठ वर्ग। इसको हम लोग तोड़ दिए स्पष्ट 25 गो में, ठीक है? फिर 4 गो होता है अंतःस्थलीय व्यंजन। 4 गो कैसा होता है? अंतःस्थलीय व्यंजन, यर अलावा, ठीक है? फिर एक होता है उष्मा संघर्षी व्यंजन, 4 गो होता है सौह, मूर्धन्य, दंत और कंठ। ये हो गया 4 गो तोड़ दिए उष्मा संघर्षी व्यंजन के रूप में, ठीक है? आइए सबसे पहले धीरे धीरे पढ़ते हैं। सबसे पहले स्पर्श, स्पृष्टि या वर्गीय उदित व्यंजन 25 होते हैं। इसको तोड़ा सकते हैं हम लोग। क से कंठ वर्ग, क में कहाँ से आता है? क से अड़ तक में। च होता है तालव्य वर्ग, च कौन सा है? तालव्य वर्ग, च से ज्ञ तक। फिर आता है ट मूर्धन्य वर्ग, म से सॉरी ट से नौ तक। फिर आता है दंत वर्ग, दंत द, त से लेकर नौ तक। और ओष्ठ में ओ, य से प से लेकर म तक हो गया ओष्ठ वर्ण। म जो है यह अनुनासिक नासिक व्यंजन वर्ग का पंचास्वर भी है। म को क्या बोलते हैं? म को बोलते हैं अनुनासिक या नासिक व्यंजन का वर्ग का पंचास्वर। वही आपका अंतःस्थलीय व्यंजन 4 गो होता है। य र ल व। अंतःस्थलीय व्यंजन कौन कौन है? य र ल व। ये हो गया अंतःस्थलीय व्यंजन य र ल व। य किस में आ गया? तालव्य में। और व किस में आ गया? दंतोष्ठ में। फिर होता है उष्मा संघर्षी व्यंजन श किस में चल गया? ये वाला तो स मूर्धन्य दंत, ये हो गया मूर्धन्य में। ये स हो गया दंत में, ये हो गया कंठ में। अब आ जाइए, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 39। ऐसे पढ़े हैं व्यंजन 33 होता है, पर और भी अगर डिटेल में देखा जाए, व्यंजनों की संख्या 33, व्यंजनों की कुल संख्या 39। 25 गो स्पर्श व्यंजन, 4 गो अंतःस्थल व्यंजन, 4 गो उसमें व्यंजन, ठीक है? 2 गो उच्छादित होता है, 4 गो संयुक्ताक्षर होता है। 2 गो उच्छादित और 4 गो संयुक्ताक्षर होता है। इस तरह 39 हुआ। अब आइए वर्णमाला का प्रयत्न के आधार पे देखा जाए तो पार्श्विक व्यंजन लौ है। पूछेगा पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो वो लौ है। पार्श्विक व्यंजन लौ है। लुठित या परिकलित व्यंजन रौ है। अर्धस्वर संघर्षहीन ध्वनि य और व है। अर्धस्वर यह संघर्षहीन ध्वनि य और व है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च वर्ग है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन होता है? तो च वर्ग होता है। कोमल तालव्य व्यंजन क वर्ग होता है। कोमल का जो तालव्य व्यंजन है वो क वर्ग में है। कोमल तालव्य व्यंजन क वर्ग में है। वतस्य व्यंजन दंत मूल व्यंजन स र न स र न। वतस्य व्यंजन या दंत मूल व्यंजन श र न ल न। वतस्य व्यंजन या दंत मूल व्यंजन स र ल न, ये हो गया। फिर होता है का कापल्य स्वयंमुखी बोध प्राण या वसस्य वन ह होता है। काल्पल्य स्वयंमुखी बोध प्राण उसिल वन, ये ह होता है। संयुक्ताक्षर में कौन कौन होता है? सबसे पहले आपको याद रखना है क्षमा वाला छ, ये क और ग मिलके छ।
त्र कैसे बना, त और र मिलके त्र बना। ज्ञ कैसे बना, ज और ज्ञ मिलके ज्ञ बना। श्र कैसे बना, स और र मिलके श्र बना। ठीक है, क से ज्ञ के बाद क के बाद ज्ञ, ज के बाद ज्ञ, त के बाद त्र और ज्ञ के बाद ज्ञ आता है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार क के बाद ज्ञ आएगा, क के बाद ज्ञ, ज के बाद ज्ञ, त के बाद त्र और श के बाद श्र, श्रमिक वाला श्र। अब क और श मिलके क्या बनेगा, क और अगर ये श मिलेगा तो छ्र, क छ्र छ्र छ्र। क और श मूर्धन्य वाला तो छ्र और क श छ्र। जैसे सिंगार, ये कौन सा बन रहा था, सिंगार, श्रृंग, सिंगला, श्रृंखला, इस समय ये यूज होता है ये। अब आता है द्विगण या उत्पदित ताड़त्यजान व्यंजन। वे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय जीवा मूर्धन्य को स्पर्श करे परंतु तुरंत नीचे गिरती है, उच्छादित व्यंजन कहलाता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीवा मूर्धा को स्पर्श करे तुरंत नीचे गिरती है, उच्छादित व्यंजन कहलाती है। जैसे ड और ढ, ये हिंदी और फारसी से मिलकर बने हैं, ये हिंदी और फारसी से मिलकर बने हैं। जैसे कि हिंदी और फारसी से ढ और न नुष्टा, तो द्विगुण है, ये नुक्ता आ जाता है। ढ और न में ये नुक्ता आ जाता है, ये क्या आ जाता है, नुक्ता। इसे द्विगुण उच्छादित या तड़तजान व्यंजन कहते हैं। ये कभी भी शब्दों के प्रारंभ में ना आकर, क्या लिखा है, ये कभी भी शब्दों के प्रारंभ में ना आकर शब्द के मध्य या अंत में आते हैं। ये कहाँ गाएंगे, ये तो कभी भी शब्दों के प्रारंभ में ना होकर शब्दों के मध्य या अंत में आते हैं। जैसे गाड़ी, कबाड़, अड़ाहत, पढ़ना, लड़ना। गाड़ी, कबाड़, अभाड़, आढ़त, पढ़ना, लड़ना। इसमें बना शब्द प्रायः देशज शब्द होते हैं। इसमें जो बना शब्द होता है वो प्रायः देशज शब्द होते हैं। जैसे ड्रॉ का मूर्धन्य, घोष सघोष और अल्प प्राण। ड्रॉ क्या हो गया, मूर्धन्य, घोष अघोष और अल्प प्राण। फिर होता है ड्रॉ, जैसे मूर्धन्य घोष, ये ड्रॉ क्या है, ये मूर्धन्य है, घोष सघोष है और अल्प प्राण है। ड्रॉ क्या है, ये मूर्धन्य है, घोष सघोष और महाप्राण है ये। फिर आता है स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों के प्रकार। स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों के प्रकार देखा जाए, स्वर तंत्रों के आधार पर वर्णों के आधार पर दो होते हैं। कौन, स्वर तंत्री के आधार पर, एक होते हैं घोष या सघोष, एक होते हैं अघोष। क्या होते हैं, स्वर तंत्री के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, घोष और अघोष। घोष को हम लोग सघोष भी कहते हैं। ये वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से श्वास या वायु कंपन के साथ बाहर निकलती है। क्या है, घोष या सघोष क्या है, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से श्वास या वायु कंपन के साथ बाहर निकलती है। जैसे प्रत्येक वर्ण का 3, 4, 5वां वर्ण स्वर है, अंतःस्थलीय व्यंजन उच्छादित व्यंजन है। प्रत्येक वर्ण का 3रा, 4था, 5वां वर्ण स्वर है और यह अंतःस्थलीय व्यंजन उच्छादित व्यंजन है। सघोष वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से केवल श्वास निकलती है। जैसे प्रत्येक वर्ण 1, 2 और श्लेष और 13वां वर्ण होता है। वायु श्वसन के आधार पर, अब मान लीजिए पहला क्या पढ़े हम लोग, पहले हम लोग पढ़े आपका स्वर तंत्र के आधार पर घोष पढ़े, वे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय श्वास या वायु कंपन के साथ बाहर निकलती है। अघोष वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से केवल श्वास निकलती है, इसमें वायु बाहर नहीं निकलता, इसमें केवल श्वास बाहर निकलती है। जैसे प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा और श ये 13 वर्ण आते हैं। पूछेगा अघोष वर्ण में कितना वर्ण है, 13 वर्ण। और घोष वर्ण में कितना है, तो प्रत्येक वर्ण का 3रा, 4था, 5वां घोष होता है, पहला दूसरा अघोष होता है। अंतःस्थलीय वर्ण और उच्छादित वर्ण भी आपका घोष वर्ण में आते हैं। फिर आता है वायु श्वास के आधार पर। वायु या श्वास के आधार पर देखा जाए तो अल्प प्राण, ये वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम श्वास निकलती है। वायु और श्वास के आधार पर अल्प प्राण क्या है, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम श्वास निकलती है। प्रत्येक वर्ग का 3रा, 4था, 5वां ये अल्प प्राण होते हैं और अंतःस्थलीय व्यंजन और स्वर और ढ आता है। जबकि महाप्राण वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से अधिक श्वास निकलती है। प्रत्येक वर्ण का 2रा और 4था वर्ण उसमें व्यंजन होता है, प्रत्येक वर्ण का 2रा और 4था वर्ण उसमें व्यंजन होता है। अब आता है द्वितीय व्यंजन या युग्मक ध्वनि। द्वितीय व्यंजन या युग्मक ध्वनि, वह ध्वनि जो दो समान व्यंजनों के मेल से बनता है उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं, तथा इसी ध्वनि से युग्मक ध्वनि भी कहते हैं, तथा इसी ध्वनि को युग्मक ध्वनि भी कहते हैं। जैसे क मिलके कवक, सिक्का, पकथन। जैसे ल और ल मिलके ललल, दिल्ली, उल्लास। त और त मिलके तत्व, जैसे महत्व, सत्ता, यह सत्ता होता है। आरोग्य, अब क्या है,
आरोग्यवाह। आरोग्यवाह क्या है? किशोरीदास वाजपेयी ने स्वर से इसे अलग किया था। इससे बने शब्दों में प्रायः तत्सम होते हैं। आरोग्यवाह शब्द जो होते हैं, इसके बने शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। कौन शब्द होते हैं? तत्सम होते हैं, जो आरोग्यवाह शब्द से बनते हैं। जैसे आ, बिना, योग, स्वर या व्यंजन, और वाह मतलब वहन होता है। आ मतलब बिना, योग मतलब स्वर तथा व्यंजन, वाह मतलब वहन होता है, स्वर व्यंजन। वे वर्ण जो स्वर के वे वर्ण जो स्वरों और व्यंजनों के योग के बिना अपना स्वय का वहन वहन करता है, किंतु स्वर की सहायता लिए जाते हैं, उन्हें आरोग्यवाह वर्ण कहते हैं। वे वर्ण जो स्वय और व्यंजन के योग के बिना अपना स्वय का अर्थ वहन करते हैं, किंतु स्वय की सहायता में लिखे जाते हैं, उसे आरोग्यवाह कहते हैं। जैसे अंग, अनुस्वार, नासिका, अ विसर्ग, कंठ। अ क्या है? अनुस्वार है और ये नासिका में यूज होता है। अंग क्या है? अह क्या है? तो विसर्ग है और ये कंठ में यूज होता है। आई चौथ अब आता है संपृक्त ध्वनि। क्या है? संपृक्त ध्वनि। दो व्यंजनों के मध्य आने वाली ध्वनि को संयुक्त ध्वनि कहते हैं। क्या लिखा है? दो व्यंजनों के मध्य आने वाली ध्वनि को संपृक्त ध्वनि कहते हैं। संभल, स और भ, म संपृक्त ध्वनि है। चंबल ध्वनि आदि है। संभल, स और भ, म संपृक्त ध्वनि है। चंबल और कंबल आदि है। फिर आता कुछ महत्वपूर्ण संयुक्त व्यंजन देखा जाए, जैसे र, द, र और द से दर्प ऊपर चला गया, जैसे रेफ कहते हैं कर्म का। द और र नीचे चल गया, जैसे पदेन कहते हैं, जैसे क्षुद्र हो गया। फिर द और प, घ विद्यालय, द और य मिलके घ बना दिया, विद्यालय हो गया। द और व मिलके विद्वान बना दिया। द और भ मिलके तद्भव बना दिया। द और ध मिलके उद्धार बना दिया। ह और न मिलके चिन्ह बना दिया। ह और म मिलके ब्रह्मा बना दिया। ह और अ मिलके वास बना दिया। अब आता है वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास। शब्दों के वर्णों को यथाक्रम में अलग करने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेदन, वर्ण विन्यास कहलाता है। क्या लिखा है? शब्दों के वर्णों को यथाक्रम से अलग करने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेदन या वर्ण विन्यास कहलाती है। जैसे राधा, रा जोड़ आ, धा आ, राधा, राधा, राधा। क्षुद्र, छ, फिर श्र, उ, द्र, अ, क्षुद्र। ये श्र को लिखने के लिए श, र और उ हो गया उ, द्र, र, अ, ये हो गया क्षुद्र। नक्षत्र लिखना है तो न, अ, फिर क, श, अ, फिर त, र, अ, नक्षत्र हो गया। ये हो गया विन्यास। यदि शब्दों में अनुस्वार के बाद किसी वर्ग का वर्ण आए तो वर्ण विन्यास। क्या लिखा है? कहता है कि किसी शब्द के अनुस्वार के बाद किसी वर्ग का वर्ण आए तो उसे वर्ण विन्यास करते समय अनुस्वार के स्थान पर अनुस्वार के बाद आने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। क्या लिखा है? यदि शब्दों में अनुस्वार के बाद किसी वर्ग के वर्ण आए तो वर्ण विन्यास करते समय अनुस्वार के स्थान पर अनुस्वार के बाद आने वाला वर्ग का पांचवा वर्ण होता है। अनुस्वार क्या है? किसी वर्ग का वर्ण उसी वर्ग का पांचवा वर्ण होता है। जैसे श्रृंगार को श्र, श्री, ड, ग, आ, र, अ। क्या लगे? देखिए, यदि किसी शब्द के अनुस्वार के बाद किसी वर्ग का वर्ण आए तो वर्ण विन्यास करते समय अनुस्वार के स्थान पे अनुस्वार के बाद आने वाला वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है। जैसे अनुस्वार किसी वर्ग का वर्ण है, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण में श, री, ड, ग, आ, र, अ श्रृंगार का। जैसे पंचाली को लिखना है तो प, आ, ये हो गया न, च, आ, ल, ई, पंचाली। फिर संजीवनी लिखना है स, अ, स, फिर अ, फिर न, फिर ज, ई, व, अ, न, ई, संजीवनी। फिर आता है पंडित, प, अ हो गया, फिर यहाँ पे अनुस्वार के लिए अ लिखे, फिर न, ई, त, अ, ये हो गया पंडित के लिए। यदि अनुस्वार के बाद ऊष्मा या अंतःउष्ला व्यंजन आए तो वर्णमाला विन्यास करते समय अनुस्वार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि अनुस्वार के बाद ऊष्मा या अंतःस्थल व्यंजन आए तो वर्ण विन्यास करते समय अनुस्वार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। संयोग को कैसे लिखेंगे? श, अ, य, ओ, ग, अ। ये हो गया आपका वर्ण विन्यास। हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम कैसे बैठाएंगे? हिंदी शब्दकोश में अगर शब्दों का क्रम बैठाना है, सबसे पहले अनुस्वार आता है, फिर विसर्ग आता है, फिर स्वर आता है, फिर संयुक्त स्वर आता है, फिर व्यंजन हलंत में आता है। सबसे पहले शब्दकोश कैसे लिखा जाता है? जैसे इंग्लिश में शब्दकोश लिखते हैं ना ABCD, उसी तरह हिंदी में भी शब्दकोश लिखते हैं। तो हिंदी में सबसे पहले अनुस्वार आता है, फिर विसर्ग आता है, फिर स्वर आता है, फिर स्वर व्यंजन आता है, सस्वर व्यंजन आता है, फिर हल व्यंजन हलंत के साथ आता है। जैसे आ,
अ के बाद अंगा, फिर आ ई उ ओ तक करके, फिर संयुक्त लिखना तो क, पहले क का ये क, फिर क, फिर क ख कर श्र तक जाएगा, ख तक करके ऐसे ही जाएगा, ग घ करके। हिंदी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द पहले स्थान पर आएगा, आपको बताना है हिंदी शब्दकोश के अनुसार कौन सा स्थान पहले पर आएगा। तो कमर, कृपा, पंकज है। तो पहले देखिए यहाँ से कमर, कलम, कलम, कसम है। सबसे पहले कमर आएगा, क के बाद म होता है, फिर कलम, फिर आता है कमल, फिर कमल, फिर करम, फिर कसम। फिर जैसे मान ली यहाँ दिया हुआ है तो कृतघ्न, कृतघ्न, फिर आएगा कृपन, फिर कृपया, फिर कृतक, फिर पंकज, पकवान, पालक, पावक। अब आइए र का उपयोग देखें। रेफ में करते हैं, स्वर सहित र जब ऊपर होता है, व्यंजन में हुक का आकार है। ये रेफ क्या है तो स्वर सहित है, व्यंजन पर हुक का आकार है, र में हलंत करते हैं। कर्म, धर्म, धर्म, यथार्थ, कर्ण आदि में कर र कहाँ करते हैं तो कर्म में, धर्म में, यथार्थ में, कर्ण में करते हैं। फिर पदेन में अगर दिया जाए तो नीचे से गोल व्यंजन में हस्व की तरह लगता है, जैसे स्वतः स्वर रहित र होता है, जैसे ट्रक, ड्रम, ट्रैक्टर आदि है। रडार में व्यंजनों की खड़ी पाई के क्या लिखा है हाँ, रडार व्यंजनों में खड़ी पाई के बाहर टेक लेते हैं, स्वर रहित होता है, जैसे कि प्राण, प्रण, क्रम, प्राण। व्यंजनों की खड़ी पाई में बाहर टेक लेते हैं, जैसे कि प्राण, प्रण, क्रम, प्राण होते हैं। लुठित सामान्य रॉ वर्ग में आते हैं। लुठित में सामान्य में रॉ प्रयोग होता है, जैसे कि परम, नारद, शरद आदि है। लुठित में सामान्य रॉ कैसे प्रयोग करते, परम में, नारद में, शरद आदि में। इस तरह करके हम लोग का थ्योरी खत्म हुआ। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, हिंदी वर्णमाला में जो पढ़े अब इसका हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएंगे। ये भी चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा रॉ वर्ण, रॉ का विवरण है। रॉ का विवरण क्या है, रॉ का विवरण क्या है तो ये वस्तस्य है, लुठित है, सघोष है और अल्प प्राण व्यंजन है। रॉ का विवरण क्या है तो ये वतः है, लुठित है, सघोष है, अल्प प्राण व्यंजन है। रॉ क्या है तो वर्ते है, लुठित है, सघोष है, अल्प प्राण है और व्यंजन है। ठीक है, देख सकते हैं क वर्ग का है ये सब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर युग्म अल्पभ्रंश के वन वाला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर का युग्म अल्पभ्रंश के वन वाला में नहीं है। तो कौन कौन है तो है कौन कौन तो है कौन कौन, आ और आ है, ई ऊ है और ए है। ये अल्पभ्रंश की वनमाला में ए और ओ नहीं आता है। क्या है, अल्पभ्रंश में केवल 8 स्वर है। क्या बोलेगा, जो अल्प, जैसे हिंदी हम लोग का भाषा है ना, इसी तरह एक अल्पभ्रंश भी एक भाषा था, उसमें केवल 8 स्वर थे, आ ई ऊ ए ओ। यहाँ स्वर ए और ओ अल्पभ्रंश वनमाला में नहीं है। ए और ओ जो था वो नहीं था। कौन कौन था अल्पभ्रंश वाला में, 8 गो स्वर था, आ ई ऊ ए ओ। ये ए और ओ नहीं था। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है तो ये आपका 52 है। हिंदी में हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है तो 52 है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है तो 52 है। आइए देखें, हिंदी में वर्णों और स्वर और व्यंजन की कुल संख्या 52, जिसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन है। तो कितना हो गया, टोटल 52 हो गया। 11 स्वर और ग को मिलाकर माने जाते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हम पढ़े भी थे, वर्णमाला किसे कहते हैं तो वर्णों के समूह को नहीं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। देख सकते हैं यूपी कांस्टेबल का है और बिहार कांस्टेबल ने ये क्वेश्चन पूछा है। कौन सा वर्ण दंत नहीं, आपको बताना है कौन सा दंत नहीं है। तो कौन कौन दंत है तो द है, त है, ध है, पर ट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि त द ध ये दंत है, पर जो ट है वो मूर्धन्य है। ट कैसा है, मूर्धन्य है। ट कैसा है, मूर्धन्य है। कौन सा वर्ण उस मूल को कहते हैं जिसका खंड ना हो सके, तो वर्ण उस मूल को कहते हैं जिसका खंड ना हो सके। तो ध्वनि का वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो सके।
जिसका खंड ना हो सके। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों को दो भागों में स्वर और व्यंजन में बांटा गया, जो वर्णों की कुल संख्या 52 होती है, स्वरों की संख्या 41 और व्यंजनों की संख्या 11। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की 41 होती है। भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थम लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो शब्द को। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे मानते हैं? लघुत्तम इकाई, सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को मानते हैं हम लोग। भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। और भाषा की मूल इकाई क्या है? तो ध्वनि है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर व्यंजन और व्यंजन। स्वर और व्यंजन होते हैं वर्णों के। हिंदी भाषा के कुल लिपियाँ कितनी? हिंदी भाषा में कुल वर्णों की लिपि कितनी है? तो 52 है। हिंदी भाषा में कुल वर्णों की लिपि कितनी है? तो 52 है। फिर आपका आता है वर्ण लिपि चिन्हों को क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। अब आइए सब हम लोग करेंगे। स्वर वर्णों की परिभाषा, वेद और संख्या। स्वर वर्णों में क्या परिभाषा है, भेद क्या और उसकी संख्या कितनी है? ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हिंदी स्वरों के प्रकार कितने? देखिए स्टोर कीपर का क्वेश्चन है जो 13 अप्रैल को आया था। देखिए हिंदी स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी स्वर के कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार है, हस्त स्वर, दीर्घ स्वर और प्रफुल्लित स्वर। हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 3 स्वर कौन कौन है? हस्त स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। किंतु उत्पत्ति के आधार पे कौन सा? उत्पत्ति के आधार पे स्वरों के 2 प्रकार है, हस्त स्वर और दीर्घ स्वर। यहाँ पूछा क्या था, हिंदी में स्वर कितने प्रकार के, स्वर के प्रकार कितने हैं? तो 3 है। जब उत्पत्ति बोलता तब हम 2 बोलते। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो 13 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, यहाँ देखिए संख्या से बोलता है तो 11 होता, पर यहाँ कुल संख्या बोला है तो यहाँ 13 लिखेंगे। कुल संख्या में 13 लिखेंगे क्योंकि हस्त स्वर, फिर आता है दीर्घ स्वर, फिर आता है संयुक्त स्वर में। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो कौन सा स्वर नहीं है? तो ये 9 स्वर नहीं है। उ ए ओ स्वर है। नी एक व्यंजन, नी एक चावल का पंचम वर्ण जिसका उच्चारण नासिक में होता है। ई उ किस प्रकार के स्वर है? तो ये सब किस प्रकार के स्वर है? ये अर्ध सवृत, अर्ध सवृत होगा, अर्ध सवृत नहीं, सवृत स्वर है। ये कैसे स्वर है? तो सवृत स्वर है। ई उ कैसे स्वर है? तो ये सवृत स्वर है, सवृत। ई उ क्या ये किस प्रकार के स्वर है? तो ये सवृत स्वर है, सवृत से। यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है 2024 का। ई उ किस प्रकार के स्वर है? तो ये सवृत स्वर है, सवृत स्वर है। आइए देखें सवृत स्वर क्या होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार का लगभग बंद रहता है, जैसे ई उ। अर्ध सवृत क्या? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद होता हो, ए ओ। ठीक है। री डैश स्वर है, तो री कैसा स्वर है? तो री हस्त स्वर है। री कैसा स्वर है? तो री एक तरह का हस्त स्वर है। आइए अगला, कौन स्वर नहीं है? तो ब स्वर नहीं है, बाकी अ ए उ स्वर है। ब एक उच्चारण है। री क्या है? तो री एक तरह का क्या है? तो री स्वर है। री क्या है? तो री स्वर है। री क्या है? तो स्वर है। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? इनमें किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो वृष्टि में। निम्नलिखित में से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो किसमें हुआ है? वृष्टि में हुआ है। किसमें हुआ है? वृष्टि में हुआ है। जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायता करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। फिर आता है स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? यही बोलता है। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो 13। सिर्फ स्वरों की संख्या बोला है तो 11 लिखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन का यूपीएसआई का क्वेश्चन है और यूपीएस का भी क्वेश्चन है ये। स्वरों का उच्चारण होता है बिना किसी सहायता से। स्वरों का उच्चारण कैसे होता है? बिना किसी सहायता के होता है। का बैकलॉग का स्वर के कितने भेद होता है? स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? तो वर्णों का भेद है। स्वर किसका भेद है? तो वर्णों का भेद है स्वर। अब आइए मात्रा के आधार पर स्वर देखा जाए। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन मात्रा है? पहला है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। वही उच्चारण के आधार पर बोलता है तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ह्रस्व और दीर्घ और विलुप्त कितने प्रकार है? ह्रस्व, दीर्घ और विलुप्त कितने प्रकार हैं? तो ये स्वर के प्रकार हैं। इसमें किसमें सभी स्वर दीर्घ हैं, किसमें सभी स्वर्ग दीर्घ है? तो ई, ए, ओ ये सभी क्या है? ये सभी दीर्घ स्वर है। पर ये देखिए ये लॉ इधर खराब कर दी, मैंने ये आ गया, फिर इसमें आ जाता है आपका आ, ई, ओ आ गया, ये भी नहीं होना, और ये ओ। जिसे स्वर सिर्फ दीर्घ स्वर कौन कौन है? ई, ए, ओ। ये क्या हो गया? ये दीर्घ स्वर हो गया। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ह्रस्व स्वर कितने हैं? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। कौन कौन स्वर होता है ह्रस्व स्वर में? ई, ऊ और री। ई, रू और री। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व का दुगना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग गुरु स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है और ह्रस्व से दुगना समय लगता है उन्हें गुरु स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गुरु स्वर कहते हैं। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? कौन सा दीर्घ स्वर? कौन सा दीर्घ स्वर? तो दीर्घ स्वर आपका आ जाता है। दीर्घ स्वर कौन सा है? तो आ आपका दीर्घ स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? निम्नलिखित कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो ए, ओ ये तो संयुक्त स्वर है, पर ऊ जो है ये संयुक्त स्वर नहीं है, ये एक दीर्घ स्वर है। ऊ कैसा है? तो ये दीर्घ स्वर है, ये संयुक्त स्वर नहीं है। ए और ओ ये संयुक्त स्वर है, पर ऊ जो है ये संयुक्त स्वर, ये एक दीर्घ स्वर है, ठीक है। ह्रस्व स्वर कौन कौन होता है? ह्रस्व स्वर होता है आपका आ, ई, ऊ और री। ह्रस्व स्वर होता है आ, ई, ऊ, री। दीर्घ स्वर होता है आ, ई, ऊ। दीर्घ स्वर कौन कौन है? आ, ई, ऊ। और संयुक्त स्वर कौन है? ए, ओ। ये संयुक्त स्वर हो गया। कहता है किसी स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है तो किसमें लगता है? तो विलुप्त में। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है? तो विलुप्त स्वरों के उच्चारण में लगता है। विलुप्त स्वर कौन सा है? तो ओम। विलुप्त स्वर कौन है? ओम है। अब आ जाइए संधि संयोग के आधार पर स्वर। संधि या संयोग के आधार पर स्वर को देखा जाए। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है? निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है? तो एक को हम लोग संयुक्त स्वर मानते हैं। किसे मानते हैं? एक को हम लोग संयुक्त स्वर मानते हैं। एक को हम लोग संयुक्त स्वर मानते हैं। ए स्वरों के संयुक्त अक्षर स्वर माना जाता है। संयुक्त स्वरों में ए, ओ आते हैं। इन्हें संयुक्त होने के लिए विवरण में और ई मिल के ए बना, और ए मिल के ए बना, ए और ऊ मिल के औ बना, और अ मिल के औ बना, और ई, ऊ, री मूल स्वर माना जाता है, जबकि अ, ई, ऊ और री मूल स्वर माना जाता है। अब आइए 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो आ है, ई है, ऊ है। तो पर ओ नहीं, तुम्हारा मूल दीर्घ स्वर नहीं होगा। सी नंबर नहीं, डी नहीं है। बाकी आपका आ, ई और ऊ है। ओ नहीं होता है आपका मूल स्वर। ओ मूल स्वर नहीं है क्योंकि यह एक संयुक्त स्वर है। ओ कैसा है? तो ओ एक संयुक्त स्वर है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित स्वर में वन कहते हैं। उसे 11 वन है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर में तुम्हारा आ, ई, ऊ, री है। दीर्घ स्वर में आ, ई, ऊ और ऊ आता है, जबकि संयुक्त आपका ए। आपका संयुक्त स्वर में कौन कौन आता है? ए, ओ और औ आता है। अब आइए मुख्य विवर खुलने के आधार पर अगर स्वरों को तोड़ा जाए, मुख्य विखर के खुलने के आधार पे, तो घोष सबको पता नहीं में से कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण कौन है? तो म, ये घोष वर्ण है, जबकि च, ट, ख घोष नहीं है। घोष वर्ण कौन है? तो म एक घोष वर्ण है। म कैसा है? तो घोष वर्ण। घोष वर्ण कौन कौन होता है? तो तीसरा और सॉरी घोष वर्ण कौन कौन है? तो आपका तीसरा, चौथा, पांचवा घोष होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा घोष होता है ग, ग, घ, ज, झ, न, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह, श और सभी स्वर आपका घोष है। जबकि अघोष में आपका पहला, दूसरा क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श और श आपका घोष है। हिंदी में ठ ध्वनि कैसा? ठ आपका मूर्धन्य है। ठ कैसा ध्वनि है? तो मूर्धन्य है। ठ कैसा ध्वनि है? तो ये मूर्धन्य है। कंठ तालव में क, तालव में च, मूर्धन्य में ट, दंत में त, ओष्ठ में प, कंठ तालु, कंठ और तालु में ए, कंठोष्ठ में ओ और दंतोष्ठ में ओ आता है। इनमें कौन सा सवृत्त स्वर कौन सा है? सवृत्त स्वर कौन सा है? तो ई। सवृत्त स्वर कौन है? ई। सवृत्त स्वर कौन है? तो ई। वे स्वरों का हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा?
तो जीभ के आधार पर विवृत स्वर नहीं आएगा, अग्रभग, पश्च स्वर और मध्य स्वर आएगा जीभ के आधार पर। देखिए लोअर पीस यूपी ट्रिपल एससी लोअर का क्वेश्चन 2019 का ये। अर्धवृत्त स्वर क्या है? अर्धवृत्त स्वर क्या है? तो ए। अर्धवृत्त स्वर क्या है? ए आपका अर्धवृत्त स्वर है, ए आपका अर्धवृत्त स्वर है। फिर आपका आता है, अब उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के स्थान पे आधार पे स्वरों को देखा जाए। चौ का उच्चारण के स्थान पे, चौ के उच्चारण में कौन है? तो चौ आता है तुम्हारा कंठ के बाद तालु में आता है। कंठ में क्या क्या आएगा? क ख ग घ ग र। तालु में आता है चौ छ ज झ न न श श। और नासिक में ढ न न न म, ये सब नासिक में आता है। तो इसमें चौ क्या है? तो इसमें तालुब है। री ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है? री ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है? री ध्वनि का उच्चारण मूर्धन्य है। री ध्वनि का उच्चारण मूर्धन्य से होता है। मूर्धन्य के उच्चारित होने वाले अन्य वर्णों में इस प्रकार जो मूर्धन्य से कौन कौन होता है? ट ठ ड ढ न न। और री भी मूर्धन्य से होता है। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग होता है? तो 5 स्थानों का। बोलते समय मुख में कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग करते हैं? तो 5 स्थानों का करते हैं। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ का। घ उच्चारण का स्थान क्या? घ, ये कंठ है। घ कहाँ से निकल रहा है? कंठ से निकल रहा है। त वर्ग का ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? त वर्ग के ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है? तो दंत से। त ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है? तो दंत से होता है। फिर आता है मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन है? ढ ढ ढ ढ और न, ये मूर्धन्य व्यंजन है। निम्नलिखित में से क वर्ग के उच्चारण का स्थान कौन सा है? क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। कंठ से। यरलव में किस वर्ग का व्यंजन है? तो यरलव अंतःस्थलीय व्यंजन है। कौन सा है? अंतःस्थलीय। यरलव कैसा व्यंजन है? अंतःस्थलीय व्यंजन है। फिर आता है किस समूह में उच्चारण का स्थान मूर्धन्य है? तो श री ट ठ, ये मूर्धन्य से होता है। श री ट ठ, ये मूर्धन्य से होता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। विसर्ग कहाँ से निकलता है? तो कंठ से। विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो कंठ है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। और उ ओष्ठ से, ई उ च तालव्य से स्पर्शी व्यंजन अनुनासिक से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग तालव्य नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ग है जो तालव्य वर्ण तालव्य नहीं है? तो कौन नहीं है? क्योंकि ये कंठ होता है। बाकी च झ छ ये तालव्य वर्ण है। फिर आपको बताना है कंठोष्ठ दीर्घ स्वरों के, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्णों के उदाहरण का स्थान कौन सा है? अ है। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्णों का उदाहरण कौन सा है? तो अ है। ठीक है। फिर आता है आपका कंठ तालव्य दीर्घ स्वरों का उच्चारण उदाहरण कौन सा है? कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्णों का उदाहरण कौन सा है? तो अ है। ठीक है। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो आ वर्ण ओष्ठ नहीं है। म उ ब ओष्ठ है, आ नहीं है। निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है? तो आ एक कंठ वर्ण है, जबकि उ ई ई कंठ वर्ण नहीं है, जबकि अ एक कंठ वर्ण है। ई च छ ज ज्ञ न आदि के उच्चारण में किसमें होता है? तो ये सब तालव्य से होता है। कहाँ से होता है? ई च छ ज झ न का उच्चारण किससे होता है? तो ये सब तालव्य से होता है। कहाँ से होता है? तालव्य से होता है। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के जीवा के आधार पर हैं। निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो उ। ओष्ठ वर्ण कौन सा है? उ एक ओष्ठ वर्ण है, ओष्ठ वर्ण है। कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है? ए और ए। कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है? ए और ए कंठ तालव्य वर्ण है। ए और ए कंठ तालव्य वर्ण है। कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो ए। कंठ तालु कौन सा है? कंठ तालु में ए आता है। कंठ तालु में ए आता है। अ और अ किस प्रकार का वर्ण है? तो कंठोष्ठ है। अ और अ किस प्रकार का वर्ण है? तो कंठोष्ठ है। अ और अ किस प्रकार का वर्ण है? तो कंठोष्ठ है। अनुनासिकता के आधार पर स्वर देखा जाए। हंसने के शब्दों के चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। इसमें चंद्र बिंदु क्या है? अनुनासिक है। अनुनासिक है। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि के मुख के साथ साथ नासिक द्वार से भी की हुत निकलती है, तो उसे अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए किस प्रकार का प्रयोग करते हैं? तो चंद्र बिंदु का। किसका प्रयोग करते हैं? चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। फिर है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनुनासिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हो वे कहलाते हैं निरुनासिक। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हो उसे निरुनासिक कहते हैं। अब आइए ओठों की आवृत्ति के आधार पर स्वर कितने होता है? ओठों की आवृत्ति के आधार पर ई होता है। ओठों की आवृत्ति के आधार पर अनुवृत्त स्वर कौन है? होठों की आवृत्ति के आधार पर
अनुवृत्तमुखी कौन है? ई है, ई है। फिर आता है स्वर से संबंधित अन्य प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में हस्व स्वर की पहचान कीजिए। तो हस्व स्वर कौन है? ई और ई, ये क्या हो गया? हस्व स्वर है। हस्व स्वर में ई उ री, दीर्घ स्वर में आ ई उ, संयुक्त स्वर में ए ओ, ये हो गया आपका दीर्घ स्वर। भाषा विज्ञान की दृष्टि से अ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? तो ये पश्च सवृत है। उ कैसा ध्वर स्वर है भाषा विज्ञान की दृष्टि से? तो ये पश्च सवृत ध्वर है, स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो विलुप्त है, हस्व है और संयुक्त है। द्वितीय कोई स्वर का वर्गीकरण नहीं है। हस्व होता है, दीर्घ होता है, संयुक्त होता है। मात्रा के आधार पर 3 होते हैं, हस्व, दीर्घ, विलुप्त। अब आ जाइए व्यंजन, व्यंजन का भेद। अब आइए व्यंजन, व्यंजन करेंगे। परिभाषा, वेद और संख्या। ट वर्ग में कौन सा व्यंजन नहीं आता? ट वर्ग में कौन सा व्यंजन नहीं आता? तो कौन कौन आता है ट वर्ग में? ट आता है, ठ आता है, न आता है। न नहीं आता। ये न किस में आता है? तो नासिक व्यंजन में आता है, या त वर्ग में आता है। ट वर्ग में नहीं आता है ये। फिर आता है हिंदी व्यंजनों के उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो उच्चारण की दृष्टि से इसे अल्प प्राण और महाप्राण में बांटा गया है। स्रोत और गठन के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं? स्रोत और गठन के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? स्रोत के आधार पर 4 भेद है और गठन के आधार पर 3 भेद होते हैं शब्दों के। स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद है और गठन के आधार पर 3 भेद होते हैं। स्रोत के आधार पर कौन कौन है? तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। गठन, बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द होते हैं। निम्नलिखित में से अंतःस्थलीय व्यंजन नहीं है। तो कौन सा अंतःस्थलीय व्यंजन है? र, व, ल। पर प अंतःस्थलीय व्यंजन नहीं है। य, र, ल, व है, प नहीं है। अल्पभ्रंश, अल्पभ्रंश की वनमाला में कौन सा व्यंजन ध्वनि में सम्मिलित है? तो म है। अल्पभ्रंश की वनमाला में कौन सा व्यंजन ध्वनि में सम्मिलित है? तो म है, जबकि न, न, ढ है। ठीक है। अब आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? कौन सा वर्ण है जो महाप्राण का उदाहरण है? तो भ एक महाप्राण का उदाहरण है, जबकि द, न और ल महाप्राण का उदाहरण नहीं है। महाप्राण में तीसरा और चौथा आ जाता है महाप्राण में। ठीक है, च, ट, छ, ट, क, ठ, ड, थ, द। जब दो व्यंजन साथ मिलते हैं, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब दो व्यंजन मिलते हैं, जैसे छतरी वाला छ कैसे मिलता है? छ और क और छ, त्र, त, र, ज्ञ, ज और ज्ञ, श्र, स, र। ओष्ठ अल्पप्राण घोष के उदाहरण कौन कौन है? ओष्ठ अल्पप्राण घोष के उदाहरण कौन कौन है? ओष्ठ अल्पप्राण घोष के उदाहरण है आपका ओष्ठ अल्पप्राण के घोष कौन है? ब। ये ओष्ठ अल्पप्राण का उदाहरण है ब। ये ओष्ठ का अल्पप्राण का उदाहरण है ब। ब हो गया। कंठ का घोष, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, नासिक। बाप रे, कितना ज्यादा बांटा है। जैसे कि कंठ में अघोष होता है क, घोष महाप्राण में ख, घोष, सघोष। और सिंपल सा बात है, घोष अघोष पहला और दूसरा और तीसरा चौथा पांचवा घोष होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। त्रिवेणी शब्द में त्र वर्षों के योग से बना है। त्रिवेणी शब्द में त्र डैश वर्षों के योग से बना है, तो वह त और र के संयोग से बना है त्र। सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन ज्ञ वर्णों के योग से बना है, तो ज्ञ किससे बना है? तो ज और ज्ञ से बना है, ज और ज्ञ से बना है। इसके बाद आइए इसको मिलाते हैं। स क्या है? तो ये दंत है। स क्या है? तो स क्या है? तो ये दंत है। स क्या है? तो दंत है। ये वाला स क्या है? मूर्धन्य है। ये स क्या है? ये तालब है। और ये स नासिक है। फिर से, यह स क्या है? तो ये दंत है। यह स क्या है? दंत है। यह स मूर्धन्य है। ये स तालब है। ये स नासिक है। अब आइए, जिस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु का नहीं टकराती उन्हें घ कहते हैं। जिस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है वो घ हो गया। बाकी च, ज, च, झ टकराती है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के अनुसार अनुनासिक का उपयोग हुआ है? तो चांद और सांस में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, दोनों में चंद्र बिंदु आया, इसे अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। ओष्ठ वर्ण के किस विकल्प में है? तो प, फ, ब, भ। प, फ, ब, भ में
ओष्ठ वर्ण हो गया। ठीक है, संयुक्ताक्षर व्यंजन में कौन से वर्ण आते हैं? छ्र, त्र, ज्ञ, ज्ञ, ये संयुक्ताक्षर अक्षर हो गया। में से कौन सा समूह नहीं है? तो समूह सही नहीं है, तो सही कौन कौन है? ओष्ठ में प, फ, ब, भ, कंठ में क, ख, क, ख, ग, घ, वसल में न, र, ल, स। फिर आता है कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण। देखा जाए तो कंठ से उत्पन्न होने ग और घ कंठ से उत्पन्न होते हैं, कंठ से उत्पन्न होते हैं। इनमें से कौन सा अमानक वर्णों के विकल्प में कौन सा है? तो अमानक वर्णों में भ्र हो गया, बाकी अ, य, र, ज्ञ, र। किसका उच्चारण दंत में होता है? तो दंत में किसका होता है? न का दंत से होता है, बाकी प, ग, च ये दंत का नहीं है। क वर्ग में कंठ, कंठ, च से तालु, ट से मूर्धन्य, त से दंत, प से ओष्ठ, ए कंठ तालु, ओ कंठाष्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा व्यंजन है? उष्मा व्यंजन कौन है? तो ह। उष्मा व्यंजन कौन है? तो ह उष्मा व्यंजन है। किसका उच्चारण का स्थान कंठ है? तो ग। ग कहाँ से निकलता है? कंठ से निकलता है। तालव्य महाप्राण घोष, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालव्य महाप्राण में तालव्य तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन है? ज्ञ, सॉरी झरना वाला झ, झ। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन में वर्ण का उदाहरण कौन है? झ, झरना वाला झ। कौन सा वर्ण पंचमार है? तो माँ। कौन सा वर्ण है जो पंचमाक्षर है? तो माँ। कौन सा वर्ण जो पंचमाक्षर है? तो वह माँ है। ठीक है, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ह। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ह है, ह है। ठीक है, मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्णों का उदाहरण कौन सा है? तो ड। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्णों का उदाहरण कौन सा है? ढ है। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन है? ढ है, ढ। ओष्ठ महाप्राण, ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? भ। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन है? भ है। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन है? ट। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन है? ट है। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन है? ट है। ग, घ, घ, अड़, ट, द, इसमें कितने अघोष व्यंजन है? तो दो गो है। इसमें कितने व्यंजन है? घ, अड़ में दो गो अघोष व्यंजन। इसमें कौन कौन है? त और ठ। ये क्या हो गया? अघोष व्यंजन है। क्या है? अघोष व्यंजन। ऐसा ही का क्वेश्चन था ये। कौन सा व्यंजन अघोष है? इसमें से आपको बताना है कौन सा व्यंजन है जो अघोष है। तो ख। क्यों है? क्योंकि ख है, ख। पहला और तीसरा अघोष होता है ना। अघोष कौन होता है? पहला और जब किसी व्यंजन को उच्चारण में कंपन होता है वह अघोष होता है। ठीक है, हिंदी वर्ण वालों में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33। हिंदी वर्ण वाले में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ कैसे बना है? तो ज और ज्ञ से, ज और ज्ञ से, ज और ज्ञ से बना है। हलंत आ जाता है यहाँ, ज पे हलंत और ज्ञ, ज और ज्ञ से बना है। ठीक है, अब आ जाइए, जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है, जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उन्हें हम लोग कहते हैं गुरु स्वर। जिसमें दो मात्राएं लगती है उन्हें क्या कहते हैं? गुरु स्वर कहते हैं। गुरु स्वर को एस के रूप में भी लिखा जाता है और हर्ष स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? तो 25 है। स्पर्श वर्णों की संख्या 25 होती है। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्णों के उदाहरण कौन सी है? तो छ है। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्णों का उदाहरण कौन सा है? तो श्र है, श्र। फिर आता है श्व वर्णों के उच्चारण स्थान कौन सा है? श्र वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ड तालव्य है। इनमें से कौन से वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? तो कौन से वर्णों को व्यंजन कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सकता है। ओष्ठ अल्पप्राण, ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्णों का उदाहरण कौन सा है? तो ब है। ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्णों का उदाहरण कौन सा है? तो वो ब है। वो कौन सा है? ब है। कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्णों का उदाहरण कौन सा? कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्णों का उदाहरण कौन सा है? तो ग है। कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्णों का उदाहरण कौन सा है? तो वो ग है। इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? तो वो त। कौन सा दंत ध्वनि है? तो वो त एक दंत ध्वनि। इनमें से कौन सा व्यंजन है जो दंत ध्वनि है? तो वो त एक दंत ध्वनि है।
ट वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है? तो ट वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है? तो मूर्धन्य। ट वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है? तो मूर्धन्य व्यंजन है। इनमें से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं? इनमें से कौन सा वर्ण है जो उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो ट नहीं है। बाकी कौन कौन है दंत? न है, त है और द है। दंत है, पर ट एक मूर्धन्य होता है। ट किस में आता है? मूर्धन्य में आता है। फिर आता है दंत। दंत वस्तय महाप्राण घोष व्यंजन वर्णों का उदाहरण कौन सा है? तो ध। दंत वस्तय महाप्राण घोष व्यंजन वर्णों का उदाहरण कौन सा है? तो घ है। तो घ है। दंत वस्तय अल्प प्राण अघोष वर्णों का उदाहरण कौन सा है? त है। दंत वस्तय अल्प प्राण अघोष वर्णों का उदाहरण कौन सा है? तो वो त है। ग ग ज छ च ट में किसमें तालव्य महाप्राण घोष में कितने हैं? तो 0 है। मूर्धन्य स्वरों का मूर्धन्य हस स्वर का उदाहरण कौन सा है? री है। मूर्धन्य हस स्वरों का उदाहरण कौन है? तो री है। री है। फिर आता है छ ध्वनि का उच्चारण का स्थान कौन सा है? तो छ्र ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो वो तालव्य है। छ्र ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो वो तालव्य है। कौन सा तालव्य ध्वनि नहीं है? तो कौन सा तालव्य ध्वनि नहीं है? श्र है, च है, न है। स कोई तालव्य ध्वनि नहीं होता है। स एक तालव्य ध्वनि नहीं है। स एक वस्तय में है। च वर्ग का महाप्राण वर्ण कौन सा है? च वर्ग में महाप्राण व्यंजन कितने हैं? तो च वर्ग में महाप्राण व्यंजन कितने होते हैं? तो दो गो होते हैं। महाप्राण में दो, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है ना, तो 2 वर्ग में होगा, 2 गो। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? अघोष में महाप्राण कौन है? ख। अघोष में कौन होता है? अघोष में अघोष में होता है ना, पहला और दूसरा अघोष होता है, तो इसमें ख दूसरा है तो अघोष हो गया। क वर्ग का घोष व्यंजन कितने होते हैं? क वर्ग में घोष व्यंजन 3 होते हैं, क्योंकि घोष व्यंजन 3 होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा, तो 3 हो गया। मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य में अल्प प्राण व्यंजन कौन है? तो ड। ये मूर्धन्य में अल्प प्राण व्यंजन है। म क्या हो गया? ओष्ठ में अल्प प्राण। च हो गया तालव्य अल्प प्राण। फिर आता है इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण? इनमें से कौन सा व्यंजन है जो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो छ्र संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि 2 गो से मिलकर बना होता है। क और श से। ये वाला क्षत्रिय वाला छ कैसे बनता है? क और श, त्र, तर, ज्ञ, हलंत वाला ज और ज्ञ, और श्रमिक वाला श्र, स और र। इनमें से कौन सा किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? ओ से होता है तो पंप। ओष्ठ से हो रहा है प, ओष्ठ से हो रहा है। अंतःस्थलीय उष्मा व्यंजन कितने हो गए? तो 8 हो गए। 4 गो अंतःस्थलीय, 4 गो उष्मा व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? तो 5 है। स्वर तंत्रिका के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में। स्वर तंत्रिका के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में? तो 2 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ण का प्रथम और द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? तो अघोष है। ख और घ ध्वनि किस प्रकार का है? तो महाप्राण है। नीचे दी गई तालिका में शुद्ध मेल करें। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? क्या लिखा है? एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। कौन उष्मा व्यंजन नहीं है? तो ग एक उष्मा व्यंजन नहीं है। बाकी श, श और स उष्मा व्यंजन है। इनमें कौन सा कंठ ध्वनि है? क, ख, ग, घ एक कंठ ध्वनि है। फिर आता कौन सा कंठ ध्वनि है? तो इसमें से आ जाएगा कंठ ध्वनि, क्या आ जाएगा? ग एक कंठ ध्वनि है। इसके बाद आ जाएगा य के उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो तालव्य। य का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो तालव्य। हिंदी के तालव्य ध्वनि कौन कौन है? तो च, छ, ज, झ। च, छ, ज, झ ये तालव्य व्यंजन आ गया। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो झ है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो झ है। तो झ है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो य दंत नहीं है। बाकी त, द, ल दंत व्यंजन है। श उच्चारण का स्थान कहाँ है? तो मूर्धन्य में है। श का उच्चारण स्थान कहाँ है? मूर्धा में है। ठीक है। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान और वर्गों के डैश का रिक्त स्थान को सही विकल्प चुने। तो ढ का कहाँ होता है? तो देखो क्या लिखा, ढ का उच्चारण स्थान ट वर्ग में आता है और इसका भी चौथा वर्ण है ढ। ठीक है। निम्न में से कौन सा दंत ध्वनि कौन सा? दंत ध्वनि। दंत ध्वनि कौन सा है? तो त एक दंत ध्वनि है। त एक दंत ध्वनि है, दंत ध्वनि है। ल और स का उच्चारण स्थान, ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो दंत से होता है। ल और स का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंत से होता है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से स दंत है। ठीक है, ये सही है। फिर ये वाला जो स था, ये वाला स,
ये वाला श ये तालव्य में आता है, ठीक है। और ये वाला स दंत में आता है, ये बात सही था। और च जो है ये भी तालव्य है, कंठ का नहीं है। और ये जो स है ये मूर्धन्य में आता है। दंत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? दंत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को दंत कहते हैं। दांत और जीभ के जो स्पर्श करता है उसे क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। प फ ब भ म व्यंजन में होते हैं, ये ओष्ठ है। प फ भ म व्यंजन कितने हैं? तो ये ओष्ठ व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अंतःस्थलीय नहीं है? तो ब नहीं है अंतःस्थलीय, बाकी य लवा है, य लवा है। हिंदी वर्णमाला में ब ध्वनि कैसा है? तो ओष्ठ है ब ध्वनि। ब कैसा है? तो ओष्ठ है ब ध्वनि। ओष्ठ ध्वनि कौन सा है? तो भ एक ओष्ठ ध्वनि। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो य स्पर्श व्यंजन नहीं है। क च ट एक स्पर्श व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन नहीं है तो कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो य नहीं है, बाकी छ्र ज्ञ और त्र है। निम्न में से अंतःस्थलीय व्यंजन कौन सा है? तो अंतःस्थलीय व्यंजन कौन सा हो गया? तो वह एक अंतःस्थलीय व्यंजन है, ग ज स है। उष्मा वर्ण कौन सा है? तो उष्मा वर्ण स ह एक उष्मा वर्ण हो गया, ठीक है। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छ्र वर्ण किसके योग से बनता है? तो क और स्र के। छ्र वर्ण किसके योग से बनता है? क और स के। निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ग। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो ग अल्प प्राण व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? दूसरा और चौथा को क्या कहते हैं? इसे हम लोग महाप्राण कहते हैं। दूसरा और चौथा को क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण है? तो इसमें दूसरा और चौथा तो घ हो जाएगा महाप्राण, ये घ हो गया, महाप्राण हो जाएगा। इनके कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष कौन सा होता है? पहला और दूसरा अघोष होता है, तो च अघोष होगा। निम्नलिखित में से वर्णों का प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण नहीं है। क्या लिखा है? प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, तो उच्छादित नहीं होता है। बाकी पाश्विक, सघोष और उष्मक होता है, उच्छादित नहीं होता है। उच्छादित शब्द नहीं होता है, ठीक है। अब आ जाइए, कौन सा वर्ण घोष है? कौन सा वर्ण घोष है? तो द एक घोष है, द एक वर्ण घोष वर्ण है, द घोष वर्ण है। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? कौन सा व्यंजन है जो संघर्षी है? कौन सा व्यंजन है जो संघर्षी है? तो ह एक संघर्षी व्यंजन है। निम्नलिखित में से पाश्विक ध्वनि कौन सा है? तो ल एक पाश्विक ध्वनि है। ल कैसा है? तो एक तरह का पाश्विक ध्वनि ल है, ठीक है। वर्णों को स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? वर्णों में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो 25 है। ये मंडी परिषद में क्वेश्चन भी आया था। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण क्या है? त थ द ध। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण क्या है? त थ द ध। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण क्या है? त थ द ध। त थ द ध स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो श्र है, त्र है, ज्ञ है। पर ज्ञ नहीं होता है, झरना वाला ज्ञ नहीं होता है। ये 4 गो संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन है? श्र, क और स का, त्र त र का, ज्ञ ज और ज्ञ का, श्र स र का। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है? ट वर्ग में कौन सा नहीं है? तो ट ठ ढ। ध नहीं होता है, ध नहीं होता है। ध आता है तुम्हारा त वर्ग में। अब बताइए शब्दकोश के क्रम के संबंधी प्रश्न। जो शब्दकोश में कैसा कैसा शब्द का क्वेश्चन आता है, बस खत्म में 30 से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो हिंदी शब्दकोश में सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा? शिष्टाचार शब्द। कौन सा? शिष्टाचार शब्द आएगा। छ्र किस क्रम के वर्ण के बाद आता है? जो छ्र है ये किस क्रम के बाद आएगा? तो क के बाद छ्र ही आता है, क के बाद आता है, क के बाद आता है ये। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आता है? हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा रिच, रिच आएगा। शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? आँख। आँख यहाँ पे सबसे पहले आएगा, क्योंकि आँख, फिर आँख सबसे पहले आएगा, उसके बाद आँच आएगा, फिर आकार आएगा, फिर आग आएगा। अब आ जाइए आरोग्यवाह में। कौन सा? आरोग्यवाह में। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने आरोग्यवाह होते हैं? तो 2 वर्ग होते हैं। आरोग्यवाह कितने हैं? तो 2 गो है। एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है। एक अनुस्वार, एक विसर्ग, 2 ही को तो आरोग्यवाह होते हैं। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु इसका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? और अंगा,
और अंगा। जूनियर असिस्टेंट 2019 का क्वेश्चन है ये। अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो सही कौन कौन? इसका उच्चारण आगे वाले व्यंजन को प्रभावित करता है। अनुनासिक व्यंजन में आता है, इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। अनुस्वार में ये नहीं आता है चंद्र बिंदु। ठीक है, अनुस्वार हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो यह पंचम वर्ण का अनुस्वार जो है किसका कार्य करता है? तो यह पंचम वर्ण का अनुस्वार कार्य करता है, पंचम वर्ण का। अंगा व्याकरण के अनुसार अनुस्वार है। अंगा क्या है? तो एक तरह का अनुस्वार है व्याकरण के अनुसार। अब आ जाइए ध्वनि। प्रत्यय प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? तो पार्श्विक ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? तो पार्श्विक ध्वनि है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जब वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि के द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो वह युग्मक ध्वनि कहलाता है। जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनि। उच्चारण की दृष्टि से संभल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो संप्रीत ध्वनि। संभल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संप्रीत ध्वनि है ये। निम्नलिखित में से विशिष्ट विशेषताएं कौन सा अशुद्ध है? विशिष्ट कौन सा अशुद्ध है? तो च तालव्य या महाप्राण नहीं है, बाकी ख महाप्राण कंठ है, त अल्प प्राण दंत है, म ओष्ठ प्राण सघोष है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। इनमें से कौन सा देवनागरी लिपि में वर्ण का ध्वनि नहीं है? तो कौन कौन है? तो मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि और दंतोष्ठ है। वर्णों के संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा। शब्दों का शुद्ध उच्चारण क्या है? तो कोकासा। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो न एक नासिक व्यंजन है। कौन सा शब्द र व्यंजन नहीं है? तो मातृभूमि र नहीं है, मात्रा मूर्धा और क्रम र है। जिन शब्दों में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहेंगे, उन्हें अकारांत कहेंगे। व का उच्चारण वाला स्थान क्या कहलाता है? तो दंतोष्ठ कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो शुद्ध क्या क्या है? 2 हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न होता है। छ संयुक्त व्यंजन है, विसर्ग कंठ वर्ण है। उत्तर सही है। तो कौन सा उत्तर आपको सही है ये बताना है। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। वर्ण का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। वर्ण अनुनासिक उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक निकलता है अनुनासिक में। निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो म एक अनुनासिक स्वर है। फिर आता है दीर्घ वर्ण विच्छेद करें तो दीर्घ का कैसे वर्ण विच्छेद होगा? दीर्घ का द री ग अ, ये दीर्घ का वर्ण विच्छेदन हो गया। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद कैसा है? उद्यान का उ द य आ न अ, उद्यान, उद्यान हो गया। ठीक है। काकली वर्ण कौन सा है? तो काकली वर्ण में कौन सा वर्ण है? तो ह। काकली वर्ण कौन सा है? तो अ का ह एक काकली वर्ण है। जिन व्यंजनों के ध्वनि के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है, वायु बंद कंठ में खोलकर झटके से बाहर निकलते उन्हें काके व्यंजन कहते हैं। ये या हाँ। फिर आता है स्पर्श व्यंजन या कंठ ध्वनि सघोष अघोष ध्वनि कौन है? तो ख। ख कैसा है? तो स्पर्शी व्यंजन है, कंठ है, ध्वनि है, अघोष है और महाप्राण सभी है, तो ख है। लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के जो स्वर जो चिन्ह मान लिया जाए, जिस रूप में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे लिपि कहते हैं। वर्णमाला में अक्षर का पुल्लिंग नहीं है तो यह ई और ई के रूप में लिखित में कौन सा शब्द री की मात्रा का उपयोग करता है? तो री की मात्रा का उपयोग कौन करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा रिपु। कौन करता है? तो री का वृष्टि के रूप में करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो ये वाला स्वर नहीं, क्योंकि ये नॉन अनुनासिक व्यंजन है। ये च का पंचमाक्षर है। ये नौ क्या पंचमाक्षर है। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों के कंपन होता है, उच्चारण के स्थान पर ध्वनियों के वर्गीकरण उसके क्या कहते हैं? उसे काकयी कहते हैं। प्रत्येक शब्द के वर्तनी में सभी वर्णों को उसी क्रम में आगे आगे लिखाना क्या कहलाता है? तो वर्ण विच्छेदन का क्या? प्रत्येक शब्द के वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो वर्ण विच्छेदन कहलाता है। फिर कहते हैं किस शब्द में री स्वर का नहीं है? तो कृपा में है, कृष्णा में है, दृष्टि में है, आज में नहीं है। जीवा के नोक जब ऊपर दांतों की पंक्ति के सामने वाले दंत के ऊपरी हिस्से को संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो वास्तविक कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक कहते हैं। यहाँ हमारा वर्णमाला खत्म। अगला चैप्टर अब आएगा। इसका मैं PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से जरूर ले लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।